Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today, we are going to discuss the fifth lecture of IT Project Management, that is from your chapter number 2. And the purpose of that discussion is to conclude and further explain the elements that are related to the IT project integration. This is the chapter that is based upon the upcoming name of the chapter, दैट इज़ प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. डे स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की है कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है. वो डिस्कस इट दैट विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज एरियाज, द कम्बिनेशन ऑफ ऑल नॉलेज एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट्स. व्हेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैम, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट ओवर देयर. अगर आगे आगे मूव करें, इसके कंटेंट्स को देखें तो वी टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. हमने उसमें देखा कि हम चार्टर बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं, वो डायरेक्ट एंड मैनेज द वर्क. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है, वो परफॉर्मिंग द इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, एंड फाइनली वी क्लोज द प्रोजेक्ट. वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन. हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन को देखा हमने. वो टॉक्ड के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को देखना होता है. Then we discuss identifying the potential projects. What are the basis for identifying the potential projects? इसके अंदर हमने एक पिरामिड को देखा. हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्लानिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं. उनके बुनियाद के ऊपर हम अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि हम इसको परस्यू करेंगे. देन थर्डली हमने चेक किया कि अलाइनिंग द आईटी विद द बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है. वो टॉक्ड के आईटी की जो हमारे आईटी की इम्प्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ मीट करनी चाहिए. अगर स्ट्रेटजी बिजनेस को बढ़ाने की है तो डेफिनेटली आपके आईटी की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी उसके मुताबिक होने चाहिए. देन वी डिस्कस द मेथड फॉर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स. ठीक है जी, इसको हमने एक जेनेरिक बर्ड आई व्यू लिया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, दैट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर सेलेक्टिंग द projects. So this is very comprehensive and detailed topic that has been summarized within the one slide only. But if you go into the details of your chapter number 4 from the book, then you will be watching, there will be the hell of explanation and the concept description over there. इसको one by one focus करते हैं जी, ताकि आप इसको अपनी बुक के साथ relate कर सकें. Method for selecting the project में जो पहला criteria, actually dear student, this is the criteria that is going to help you in selecting the project. First of all is the focus on the broad organizational need. Dear students, जो आपका पहला मेयार है किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने का, वो है ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. कहने का मकसद ये है कि आप को तब किसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है जब आपकी कंपनी को वो प्रोजेक्ट चाहिए होता है, जब उसकी ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी की नीड, उसकी ज़रूरत होती है. मीन्स स्टार्टिंग ऑफ एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिस्पॉन्स टू द नीड. अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि इससे क्या मुराद है. आप अपने इदारे में ऑनलाइन लेक्चर का जो सेटअप है उसकी एक एग्जांपल है जो आप ले सकते हैं. प्रीवियस ईयर कोविड की कंडीशन में जब आपके फिजिकल लेक्चर्स डिस्टर्ब हुए, ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज मूव टुवर्ड्स द ऑनलाइन फोरम. ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए आपके, जिसके लिए एप्लीकेशंस डाउनलोड की गई. इंटरनेट विद इन दी यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस इंस्टीट्यूट के अंदर फराहम किया गया तमाम टीचर्स को, ताकि वो प्रॉपरली लेक्चर को डिलीवर कर सकें. जूम की एप्लीकेशंस डाउनलोड की गई ताकि आप प्रॉपर लेक्चर जूम पे डिस्कस कर सकें. इस चीज़ को अगर हम लें तो इसको वी कैन कंसीडर इट टू बी वेरी रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू दी IT project in response to the organizational needs. This is what we call the organizational need. क्योंकि आपकी कंपनी की ये ज़रूरत बन गया था कि आपने ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड. इसी तरह आप यू कैन टेक द एग्जांपल कि सीसीटीवी कैमराज आज से कुछ अर्सा पहले, 8-10 साल पहले, जब दहशतगर्दी के ख़तरात बढ़ गए तो हर इदारे की, हर इंस्टीट्यूट की ये रिक्वायरमेंट बन गई थी कि यार हमारे इदारे में, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टाफ, सीसीटीवी कैमरा या प्रोटेक्शन सेफ्टी प्रोजेक्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया. दिस इज़ अगेन एग्जांपल ऑफ द फोकस ऑन ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. दे आर द हेल ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट हैज़ बीन स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स टू द ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड. यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन नीड का एक
कॉन्सेप्ट है। सेकंड द कैटेगराइजिंग द आईटी प्रोजेक्ट्स, ये एक दूसरा बहुत बड़ा मेयार है डियर स्टूडेंट्स। इस मेयार की बुनियाद पर भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। इस मेयार के तहत आपने 3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है, आपकी बुक में भी वो मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रॉब्लम। कैटेगराइजिंग द आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर पहला मेयार क्या है? प्रॉब्लम। सेकंड इज अपॉर्चुनिटी एंड थर्ड इज द डायरेक्टिव्स। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपकी कंपनी को प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स आप प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट करते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल यू सी कि हमारे पास टीचर्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम का एक मैकेनिज्म मौजूद है। दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द आईटी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड है। आप अपना थंब इंप्रेशन देते हैं, गेटिंग रजिस्टर्ड कि आप इस टाइम इंटर हुए, इस टाइम आपने यहाँ से एग्जिट किया है। दैट वाज बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये था कि हमें फिजिकली एक रजिस्टर्स को हैंडल करना पड़ता था, रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन होता था, उसको चेक करना मुश्किल होता था। हमने उस प्रॉब्लम के मद्देनज़र उसको रखते हुए हमने एक सिस्टम शुरू किया जिसमें हम फिजिकली थंब इंप्रेशन के थ्रू अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड ले लेते हैं। आपने कैटेगराइज किया आईटी प्रोजेक्ट को किसकी बुनियाद पर डियर स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम की बुनियाद पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बाद एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है कि मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोविड की कंडीशन में रेस्टोरेंट में इंडोर हमारी फूड की जो गैदरिंग थी, सिटिंग थी, वो बंद कर दी गई। इस रिस्पांस में लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम ओपन कर लिया। द पीपल स्टार्टिंग सेलिंग फूड थ्रू द ऑनलाइन फोरम, चीते, यूर लाइक फूड पांडा एटसेट्रा, दीज एप्स गेट अलर्ट। उसके अलावा आपकी ज़ाती तौर पे पर्सनल वेबसाइट्स थी वो बड़ी एक्टिव हो गई। फ़ोन कॉल के ऊपर आप ऑर्डर रिसीव करना शुरू हो गए और डिलीवर करना शुरू हो गए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या थी? मौका था मार्केट में कि वो लोग जो आपकी मार्केट के अंदर नहीं आपकी प्रोडक्ट को लाइक आपके रेस्टोरेंट में आकर अवेल नहीं कर सकते, यू आर गोइंग टू डिलीवर देम एट देयर डोर स्टेप। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, ये हम उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जो कि कैटेगराइजिंग द आईटी प्रोजेक्ट में सेकंड एलिमेंट है। देन थर्ड कम्स your most basic one, that is directives. Directives रे स्टूडेंट वर्ड निकला है ऑर्डर से। Those orders वो अहकामात जो गवर्नमेंट्स पास करती हैं और गवर्नमेंट के अहकामात को इदारों को, रेस्टोरेंट्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो उनके साथ जुड़ी हैं मानना पड़ता है। अब अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद होगा तो उसको हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं कि डायरेक्टिव के रिस्पांस में आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। ये थर्ड कैटेगरी है। अब डायरेक्टिव के रिस्पांस में जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसकी एग्जांपल देखें तो उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी अगेन कोविड से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उसको इनहिबिट करने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, या आप किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी बैंक में एंटर होते हैं तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईटी प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है ना, तमाम इंस्टीट्यूट्स को, तमाम बैंक्स को, तमाम रेस्टोरेंट्स को, तमाम इदारों को ये दे दिए गए कि अपने स्टूडेंट्स का टेम्परेचर या अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का टेम्परेचर चेक करें बिफोर अलाउइंग देम टू एंटर इनटू देयर प्रेमिसेस। इसी तरह ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स की डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। BZU या जितनी बड़ी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो लेक्चर्स हैं उनका इनकाद ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ये जो इसके रिस्पॉन्स में जो जिन लोगों ने IT का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द IT प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स टू द डायरेक्टिव्स। ठीक है जी। थर्डली हम बात करते हैं कि सेलेक्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट के जो का मेथड है, इसका म्यार क्या है? दैट इज परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस डे स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे चूँकि आप IT के स्टूडेंट्स हैं, आपका फाइनेंस से ताल्लुक नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बर्ड आई व्यू दिया जाएगा, एक थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया जाएगा कि आप याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं ताकि देख सकें कि यार मुझे इससे कल को फ़ायदा कितना होगा। याद रखिएगा दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं दे आर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एंड पे घूम फिर के बाद किस चीज़ पे आती है कि हमें मुनाफा कितना होगा। इस केस में 3 चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यू कैन गो थ्रू द बुक एज वेल में मैंशनड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू डे स्टूडेंट एक वो आपका फार्मूला है जो कि आपको ये डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि NPV में होता क्या है। NPV में ये होता है, जैसे कि अगर आप ये देखें, एक मशहूर कॉल है, एक कहावत है एक्चुअली, कि द डॉलर अर्न टुडे इज़ वर्थ मोर देन द डॉलर दैट इज़ अर्न 5 years लेटर। कहने का मकसद ये है कि चूँकि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, आप अपने रुपए के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो आज रुपए की कीमत है, जो आज रुपया आपकी जेब में है,
आज से 5 साल बाद ये रुपए की कदर ये नहीं होगी। आपको भी पता है कि पैसा डिवैल्यू होता है वक्त के साथ साथ। आफ्टर दैट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम द अमाउंट विल बी डिवैल्यूड। जब ये अमाउंट डिवैल्यू होगी तो आज से 5 साल बाद इस रुपए की उतनी अहमियत नहीं होगी जितनी इसकी अहमियत आज है। ठीक है जी। अब एनपीवी क्या है? एनपीवी किसी भी प्रोजेक्ट को जांचने का तरीका है कि क्या जो जितनी अमाउंट में आज किसी प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडेंट्स खर्च कर रहा हूं, क्या आज से 5 साल बाद जब मुझे उससे फ़ायदा हासिल होगा, या चले 3 साल बाद उससे फ़ायदा हासिल होगा, 3 साल बाद फ़ायदा हासिल होने वाली जो अमाउंट है, क्या वो आज स्पेंड की हुई अमाउंट से ज़्यादा कीमती है या इससे कम कीमती है? आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मैंने अगर आज प्रोजेक्ट, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाया है अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए, ठीक है, मुनाफा कमाने के लिए, जिसकी लागत आई है आज के दौर में 20 लाख फॉर एग्जांपल। मेरी जेब से 20 लाख चले गए हैं। मैंने ये देखना है कि आज से 3 साल बाद इन 20 लाख में से मैं कितने कमाऊंगा। अगर देखें 3 साल बाद मैं 20 लाख में से अगर 22 लाख कमाता हूं, ठीक है, देखा जाए तो मैं 2 लाख तो प्रॉफिट ऊपर ले रहा हूं क्या, लेकिन 3 साल बाद इन 20 लाख की वैल्यू जो आज है, क्या 3 साल बाद 22 लाख की वैल्यू उतनी होगी जो आज 20 लाख की है? डेफिनेटली कम होगी, बिकॉज अमाउंट, योर मनी, योर पेनी, योर रुपीज गोइंग टू बी डिवैल्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने ये चेक करना है डे स्टूडेंट्स इस मौके पर कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ये बताती है कि फ्यूचर में अगर मेरा प्रोजेक्ट जो आज 20 लाख मुझसे खर्चा करवा रहा है और फ्यूचर में मुझे इससे तकरीबन 3 साल बाद 35 लाख रिकवर होते हैं, देन यस, हाँ, अब मैं ये सोचूंगा कि फ्यूचर की जो 35 लाख की रकम है मेरे आज की 20 लाख की रकम से बहुत ज़्यादा है और मुझे वाकई फ़ायदा हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। किसके अंदर आता है जी? ये परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर एक क्राइटेरिया जिसके बुनियाद पे आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड जी, सेकंड मैं आपको इसका क्राइटेरिया बताता हूँ इसी के अंदर, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, दैट इज ROI, दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब डे स्टूडेंट ये होता है कि जो मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न उस पर कितना होगा। रिटर्न क्या होता है जी? उसकी आमद, वापसी मुझे कितना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जो मैं आज सरमायाकारी कर रहा हूँ। आपके सामने एग्जांपल है छोटी सी, मैं आपको यहाँ पे कोट करूँगा। आप एक प्लॉट लेते हैं किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, आपका प्लॉट है 20 लाख का। आज आपने 20 लाख का प्लॉट हासिल किया, आप उसको 1 महीने बाद सेल कर देते हैं। हो सकता है आपको 22 लाख मिल जाए, 21 लाख मिल जाए, 20.5 मिल जाए। दिस इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो 50,000 ऊपर आपको मिला है या 1 लाख आपको ऊपर मिला है, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू चेक कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, और आप हमेशा उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपको रिटर्न डे स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है जी, दिस इज अगेन द सेकंड क्राइटेरिया within the financial analysis. Third criteria, that is the last criteria within the financial analysis, is the payback period. Payback period एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा एनालिसिस है जो इन्वेस्टर को ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आपने जो आज अमाउंट इन्वेस्ट की है कितने अरसे बाद उसको आप रिकवर कर लेंगे। डे स्टूडेंट, ये 3 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इनका फ़र्क आपने बड़े गौर से बगौर जायज़ा लेते हुए इसको अंडरस्टैंड करना है। इनके फ़र्क को आपने समझना है, क्योंकि आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस आप आगे मूव नहीं कर सकते। ROI के अंदर ये था कि हम कमा कितना लेंगे, ठीक है जी, अपनी इनिशियल अमाउंट से कितना ज़्यादा कमा लेंगे। पे बैक पीरियड में कितने ज़्यादा कमाने की बात नहीं हो रही, टाइम पीरियड की बात हो रही है कि कितने अरसे बाद इतना कमा लेंगे। बात समझ रहे हैं? ROI में रियल टाइम अमाउंट की बात हो रही थी, और ROI के बाद आपके पे बैक पीरियड में टाइम की बात हो रही है कि किस टाइम के बाद तक आप उसको अर्न कर लेंगे, दैट मच अमाउंट के आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला सके। इसका मतलब ये है कि आज आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शॉप बनाई है डे स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपने आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक आप कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, मोबाइल सिस्टम्स हैं, डाटा केबल्स हैं, आईटी से रिलेटेड जितना इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सेल। ठीक है, आपने एक स्टोर बनाया है जिसके ऊपर आपका खर्चा हुआ लाइक 50 lakhs। ठीक है, आपने लोकेशन खरीदी, उसके ऊपर उसके फिनिशिंग की सामान रखा, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ देयर इज टाइम डे स्टूडेंट टू डिसाइड कि पे बैक पीरियड कब होगा, मतलब 50 लाख की जो अमाउंट है ये कब रिकवर होगी,
कितने अरसे बाद मेरे पास मुनाफा आना शुरू होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ताकि मुझे पता चले यार 3 साल बाद मेरी 50 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो कवर हो गई, अब मेरे पास 50 लाख, अब जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो मेरा मुनाफा कंसिडर होगा। सो दिस इज द टाइम। बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा आपका तो विद इन मे बी आपका विद इन ईयर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। थोड़ा स्लो होंगे तो 2 years लग सकते हैं, 3 to 4 years भी लग सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। Then this is the last one under the performing the financial analysis. Then talking about the using weighted scoring model. This is the fourth one. मेजर क्राइटेरिया है जी, मेयार है आपके किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने का। इस मेयार के तहत आप क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप डिफरेंट स्कोर असाइन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को जो किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हों। उन स्कोर को प्लस कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका स्कोर हाई हो, और उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं जिसका स्कोर लो हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। ये इस तरह है, मिसाल के तौर पे आपने क्राइटेरियाज बना लेने हैं जी, ठीक है। इसी के अंदर आपने फर्दर क्राइटेरियाज बना लेने हैं, उसको स्कोर देना है। स्कोर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ गाड़ी की, ठीक है। गाड़ी की मैं आपको वेटेड स्कोर बताता हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं, ताकि इससे रिलेटेड आप किसी भी आईटी प्रोजेक्ट के ऊपर इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग आई विल बी गेटिंग यू ऑन बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल ऑफ अ व्हीकल। गाड़ी की आप यूँ एग्जांपल है, एक गाड़ी आप लेते हैं, उसके अंदर कई फीचर्स होते हैं। पहला, फॉर एग्जाम्पल बुक कराइए गाड़ी, एक गाड़ी बुकिंग में 6 महीने लेती है, ठीक है। एक गाड़ी बुकिंग में 3 महीने लेती है, ठीक है। फर्क आ गया ना जी। अच्छा, एक गाड़ी जो बुक कराई है आपने 6 महीने लेती है, उसके पैसे कम है, लेकिन जो 3 महीने लेती है उसके पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट जो है पैसों वाला, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है। गाड़ी तो जल्दी आ रही है लेकिन पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरे में गाड़ी तो देर से आ रही है लेकिन पैसे कम लग रहे हैं। अच्छा, माइलेज पर आ जाते हैं। एक गाड़ी ऐसी है जिसकी माइलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब 1 लीटर में 18-20 किलोमीटर करती है। दूसरी गाड़ी ऐसी है जो कि लेट आ रही है लेकिन है सस्ती, बट माइलेज के हवाले से फारिग है, 1 लीटर में सिर्फ 10-12 किलोमीटर करती है, ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि अच्छा, फोर्थ फीचर को अगर हम देखें कि एक गाड़ी ऐसी जो जल्दी आ रही है उसके अंदर फीचर बहुत कम है, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एयर बैग्स एक्सेट्रा, एबीएस ब्रेक सिस्टम, ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर इतनी अच्छी नहीं है जो कि जल्दी आ रही है। और वो गाड़ी जो लेट आ रही है 6 महीने बाद, उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो अब आपके पास क्या आ गए, ये प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी एग्जांपल को लें, 2 गाड़ियां आ गई हैं अब आपके पास। एक गाड़ी के फीचर मैंने आपको 4 बता दिए, दूसरी गाड़ी के भी मैंने फीचर आपको 4 बता दिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द राइट टाइम टू असाइन दिस स्कोर्स ओवर देयर। अब आप अपनी पसंद की बुनियाद पे स्कोर देना शुरू करेंगे। आपके नज़दीक जो चीज़ जितनी अहम होगी, याद रखिएगा, किसी गाड़ी में आप उसको उतना ज़्यादा स्कोर देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। वो लोग जिनके नज़दीक किसी भी गाड़ी का जो डिलीवरी टाइम है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो डिलीवरी टाइम को मैक्सिमम देंगे 10/10, कि भाई 3 महीने में मिल रही है तो मेरे नज़दीक इसका 10/10 वेट है, ठीक है। जिस गाड़ी के जिस गाड़ी के वेट से परवाह नहीं है, उसके डिलीवरी टाइम से परवाह नहीं है, बल्कि उसके फीचर से ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है, तो आप फीचर को, आप डिलीवरी टाइम को भूल जाएंगे, बेशक 6 या 8 महीने बाद दो, लेकिन फीचर बहुत अच्छे होने चाहिए। आप फीचर को 10 देंगे, उस गाड़ी का जो डिलीवरी टाइम है उसको आप 6 या 7 देंगे। कहने का मकसद ये कि आपके लिए उसका डिलीवरी टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके फीचर इंपॉर्टेंट है। दिस इज देयर अ स्कोरिंग मॉडल कि आपकी कंपनी में स्टार्ट होने वाले, चूंकि हम यही पढ़ रहे हैं ना कि सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। इस केस में आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रोजेक्ट का जो आपका स्कोर है आपके नज़दीक ज़्यादा आता है, और उस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे जिनके स्कोर आपके नज़दीक कम आते हैं और जो आपके कम अहमियत के प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम to resume that project after the completion of the first one, ठीक है जी। फाइनल वन इज द इम्प्लीमेंटिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड। ये एक अलग क्राइटेरिया है जी मेजर, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्पफुल है। बैलेंस स्कोर कार्ड में होता क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक टर्मिनोलॉजी है जी जो कि यूज़ होती है एक प्रोसेस के लिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अपनी कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसको अलाइन करते हैं आईटी के साथ। कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटजी है ना, ठीक है जी, कि स्ट्रेटजी क्या थी, अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को अपने कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्चुअली आपकी एक्टिविटीज़ हैं क्या, और आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई थी स्टार्ट में जब कंपनी खोली थी, उनको मैच कर लेते हैं। अगर वो मैच हैं तो वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं है तो आप उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा था अपने रेस्टोरेंट खोलते हुए कि मैं अपने रेस्टोरेंट को फिजिकल भी लोगों को बुलाकर खिलाऊंगा और ऑनलाइन भी चीज़ें सेल करूंगा,
फूड डिलीवरी का काम भी करूँगा ऑनलाइन। लेकिन 3 साल हो गए मेरे रेस्टोरेंट को, मैं अपनी स्ट्रैटेजी क्या थी, फिजिकल एंड ऑनलाइन, लेकिन मैं अभी तक फिजिकल खिला रहा हूँ, ऑनलाइन मैंने सेल नहीं किया। इट मीन्स मेरी स्ट्रैटेजी और मेरी एक्टिविटी में डिफरेंस है। यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे मुझे डिफरेंस रिमूव करते हुए डे स्टूडेंट्स इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी शुरू करूँ। ठीक है जी। आई होप दैट एक्सप्लेनेशन विल सर्व द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। आगे मूव करेंगे जी। डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर बनाने के लिए जो कुछ हमारे पास रहनुमा असूल हैं, यू कैन गो थ्रू, बिकॉज देखें दिस लाइक ओवरऑल होलिस्टिकली अगर हम इसको देखें, दिस कोर्स इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी। थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, जेनेरिक चीज़ें थ्योरी बेस्ड हैं। ठीक है, इसमें देयर इज अ हेल ऑफ थ्योरी ओवर देयर। सो प्रोजेक्ट चार्टर में भी आपको डिफरेंट, आपके पास एक लाइक आपके पास कंस्ट्रक्ट्स हैं, आपके पास स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं जी। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला ये होता है कि यू हैव टू डेवलप द स्टेटमेंट ऑफ वर्क। प्रोजेक्ट चार्टर से आप तमाम लोग वाकिफ हैं जी। प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब क्या होता है, एजेंडा। प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब ये कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, आप प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलेंगे, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मकसद क्या है, प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया ही क्यों था। ऑल ऑफ दिस थिंग्स एक्चुअली चार्टर के अंदर ही एक्सप्लेन होती हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आपके इसके अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि हाउ एक्चुअली व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द प्रोजेक्ट चार्टर, जो कि हमारे पास डेवलपिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी हम इसको कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क होगी जी। स्टेटमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये है कि कौन क्या काम करेगा, कितनी टीमें बनेगी, किसको क्या काम असाइन होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से टास्क हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, कितने अरसे में कवर होगा। स्टेटमेंट ऑफ वर्क। बिजनेस केस डेवलप किया जाएगा। बिजनेस केस इज रिलेटेड टू अगेन यूर फाइनेंसेस, योर इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट कितना होगा, आपको कितना अमाउंट इसके लिए दरकार होगी यार, हाउ विल यू बी एक्चुअली कंप्लीटिंग दैट। देन thirdly इज द एग्रीमेंट्स। इसके अंदर आप एग्रीमेंट्स को देखेंगे। एग्रीमेंट से मुराद ये है, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली आप किसी न किसी पार्टी को ऑन बोर्ड लेते हैं। हो सकता है आपके साथ कोई सप्लायर हो, किसी ने आपको पैसे दिए हो, कोई आपका पार्टनर हो जो आपके साथ काम कर रहा है शेयरिंग पे, तो उनके एग्रीमेंट आप लिखेंगे कि हमने इसके साथ इतना एग्रीमेंट किया है, इतनी इन्वेस्टमेंट इसकी है, इतनी इन्वेस्टमेंट मेरी है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे, गवर्नमेंट के, पॉलिटिक्स के। आप देखें कोविड की कंडीशन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी में जो नहीं स्टार्ट हो सके इन रिस्पॉन्स टू द कोविड कंडीशन। आपने ये चीज़ें देखनी होंगी कि कोविड कंडीशन में आप प्रॉपरली प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं यानी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट याद रखिएगा, किसी भी कंपनी के अंदर पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स और उनके जो काम करने के तरीक़ाकार होते हैं, जो उनकी एक गाइडलाइंस की बुक होती है, उसको हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आएंगी, आपके प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर आएंगी। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के कंटेंट्स हैं। फिर हमारे पास गाइडलाइंस हैं फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, इसको हम डिटेल में देख लेंगे। देन डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट वर्क है, हाउ यू आर गोइंग टू डायरेक्ट एंड मैनेज द प्रोजेक्ट वर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन अगर इसको जेनेरिकली डियर स्टूडेंट्स हम देखें तो इसका मतलब है कि हमने अपने काम को, प्रोजेक्ट के वर्क को डायरेक्ट कैसे करना है। याद रखिएगा डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट कैसे होती है। एक्चुअली यू गिव ऑर्डर्स, डायरेक्ट करना, फिर उसकी सुपरविजन करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, कंट्रोल करना कि जी ताकि सारे एम्प्लॉयज़ टाइम पर आएँ, टाइम पर काम को मुकम्मल करें। कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अगेन द जेनेरिक थिंग है, इसको आप डिटेल में अगर इसके देखें तो यू विल बी गेटिंग द कॉन्सेप्ट के आपने जो लाइक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, अब आपने प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करना है। प्लानिंग किसको कहते हैं जी, हमने पहले कहा कि स्टार्ट में की जाती है कि मैंने बनाना क्या है। सॉरी हम बैक मूव करेंगे। हम इसमें ये देखते हैं कि हमने बनाना क्या है, कितने टाइम में बनेगा, कौन बनाएगा, एजेंडा सेट करना है, प्लानिंग है। एग्जीक्यूशन डे स्टूडेंट कहते हैं एक्चुअली हैंड ऑन एक्सपीरियंस। एक्चुअली कंपनी जब उसके ऊपर काम करती है, उसको मुकम्मल करने की कोशिश करती है, वो एग्जीक्यूशन कहलाती है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूशन आपस में कोऑर्डिनेट करें और आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो प्लानिंग के मुताबिक चल रही हो। देन का प्रोवाइडिंग द लीडरशिप सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जी। लीडरशिप सपोर्ट का मतलब ये है कि जो आपने सपोर्ट फराहम करनी है अपने स्टाफ को। अगर स्टाफ को कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई मसला आता है, वो आपसे पूछता है, तो आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए ताकि आप उसकी रहनुमाई कर सकें। नेक्स्ट मूव करेंगे। फोकस ऑन द प्रोडक्ट, बिजनेस एंड एप्लीकेशन एरियाज अगेन रिलेटेड टू, आपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना जो आप तैयार करने वाले हैं ताकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई उसमें
डेफिशिएंसी ना रह जाए, बिजनेस, आपके बिजनेस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। एप्लीकेशन एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोजेक्ट आप डे स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ये कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, अप्लाई कहाँ होगा, इसका फायदा किसको मिलेगा। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जी। टूल्स एंड टेक्निक्स में आपके पास ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट आते हैं, जो कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में हेल्पफुल होते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट वर्क, कि फाइनली आपने उस प्रोजेक्ट वर्क को मॉनिटर भी करना है, प्रॉपर लीडरशिप टीम के साथ, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ, टाइम देकर उसको कंट्रोल भी करना है। देन कम्स परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। दिस विल बी एक्चुअली डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स, ताकि हम इसको डिटेल में देख सकें। Closing the project of phases and use of the software and project integration management are the last topics that we will discuss in the lecture. Thank you very much, dear students. This was all from my side for the today's lecture. Thank you very much. Assalamu alaikum.